नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। मंदी के इस माहौल में एक आम निवेशक शेयर बाजार से डरा हुआ है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले भी नेगेटिव रिटर्न से परेशान हैं। इसीलिए योर मनी में हमने शुरू की है एक खास सीरीज जिसमें हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज जिन्हें अपनाकर आप बन सकते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर। आज हम बात करेंगे इक्विटी के उतार चढ़ाव की और चर्चा के लिए मेरे साथ पॉलिसी बाजार के को फाउंडर और सीईओ यशीष उधैया शामिल हैं। आपका स्वागत है यशीष योर मनी में। सबसे पहले यशीष, चर्चा की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जानना चाहेंगे कि इस स्लो डाउन के माहौल में अगर किसी निवेशक के पास इक्विटी फंड हो या किसी को अगर अपना इक्विटी फंड का पोर्टफोलियो बनाना है तो किस तरह की निवेश की स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगे? क्या करना चाहिए उस तरह के निवेशक को? कविता, इसको दो तरह से देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि स्लो डाउन का मायना क्या है। आज के दिन पे स्टॉक मार्केट 18-20 हज़ार के बीच में चल रहा है पिछले एक साल से, लेकिन आज से 10 साल पहले यही स्टॉक मार्केट तकरीबन 3500-3600 रुपये पे था। 2003 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 10 साल में 7-8 गुना ये मार्केट हो चुका है। तो इसमें क्या आता है, टाइम फ्रेम की बात आती है कि आप एक 5 साल से कम टाइम फ्रेम रख रहे हैं या आप एक 7-8 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम रख रहे हैं। अगर आपका 7-8 साल से ज़्यादा टाइम फ्रेम है तो अपना कंसिस्टेंटली मार्केट में सीधा जो आपका मेन मार्केट जो आपका स्टॉक मार्केट है उसमें आप इन्वेस्ट करते रहिए। आपको लंबे अरसे में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि 10 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हुई हों पिछले 30 साल का डेटा देखते हुए, और एवरेज रिटर्न्स आपको आराम से 12-13% के करीब मिल सकते हैं मार्केट से। जहाँ फिर आती है बात शॉर्ट टर्म की कि भाई शॉर्ट टर्म में क्या करें। पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि मार्केट उतार चढ़ाव हो रहा है और स्लो डाउन जिसको कहते हैं वो चल रही है। तकरीबन 2008 से ये शुरू हुई है। तो अगर वो देखते हैं तो देखिए दो स्ट्रैटेजीज होती हैं इसमें। एक तो होता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन यानी कि आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के जो म्यूचुअल फंड्स हैं, जो कि बहुत सारी म्यूचुअल इंडस्ट्रीज़ में एक साथ इन्वेस्ट करते हैं, उनमें इन्वेस्ट करें। दूसरा होता है डेट सपोर्ट, कि आपको फॉर टैक्स पर्पज़ अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 65% तक, जब तक आपका इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड रहता है, आपको टैक्स का बेनिफिट मिलता है ELSS वगैरह में। तो वो आप बेनिफिट ले सकते हैं डेट सपोर्ट से या डाइवर्सिफिकेशन से। तीसरा पॉइंट जो आता है वो आता है डिफेंसिव स्टॉक्स का। देखिए हर एक मार्केट में कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि सिक्लिकल होते हैं और कुछ स्टॉक्स होते हैं जो कि डिफेंसिव होते हैं। डिफेंसिव कौन से स्टॉक होते हैं? जैसे अगर कोई भी FMCG स्टॉक्स हैं या कोई भी आपके जो यूटिलिटी स्टॉक्स हैं, जो कंज्यूमर स्टेपल्स जिसको बोलते हैं, कंज्यूमर स्टेपल्स यानी कि जो आम इंसान हर रोज़ के रोज़ इस्तेमाल करता है जिन चीज़ों को, वो वाले स्टॉक्स मंदी के दौरान भी चलते रहते हैं। क्योंकि जिसने साबुन इस्तेमाल करना है साबुन तो इस्तेमाल करना ही है, जिसने बिजली इस्तेमाल करनी है उसने बिजली तो इस्तेमाल करनी ही है। जो लग्जरी स्टॉक्स होते हैं उन पर इफेक्ट आता है ज़्यादातर। तो अगर आप अपना जो पोर्टफोलियो उसको डिफेंसिव स्टॉक्स की तरफ थोड़ा बहुत डेट का पोर्शन लेते हुए और कुछ हद तक डाइवर्सिफाई करते हुए चलेंगे तो वो ठीक रहेगा। चौथा पॉइंट क्या आता है कि आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो एक बार में और एक जगह पे ना करें, उसे धीरे धीरे करें। जैसे मैं बात कर रहा था, जो आपकी इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स होती हैं जिनके थ्रू आपको टैक्स रिटर्न भी मिलता है 3 साल की इन्वेस्टमेंट के दौरान, उनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं थोड़ा छोटा अमाउंट हर महीने अगर आप इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। क्योंकि किसी महीने मार्केट थोड़ा ऊपर होगा, किसी महीने मार्केट डाउन होगा, लेकिन एक अरसे के ऊपर आप देखेंगे तो आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको इतना ज़्यादा रिस्क नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो आपने बताया है बेसिकली वो एक बैलेंस फंड पोर्टफोलियो जो है इस स्लो डाउन के माहौल में एक निवेशक के पास होना चाहिए। टैक्स एडवांटेज के बारे में यहाँ पे जानना चाहेंगे आपसे। देखिए जो टैक्स एडवांटेज होती है आज के दिन में 65% से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किसी भी इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स में अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 3 साल के अंदर आपको पूरा टैक्स ब्रेक मिल जाता है अपना आपने अप टू 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट पे। जो आपने फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया है उस पर आपको टैक्स ब्रेक मिलेगा जब तक कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं 3 साल से लंबे अरसे के लिए, और 65% कम से कम आपके फंड का इक्विटीज़ में इन्वेस्ट होना चाहिए। आपने ये देखना है कौन सी इक्विटीज़ में होगा। वो जो इक्विटीज़ हों वो ब्लू चिप स्टॉक्स हों, ब्लू चिप फंड्स हों, और या फिर डिफेंसिव सेक्टर फंड्स हों। डिफेंसिव सेक्टर फंड्स जैसे मैं बताया था यूटिलिटीज़ या कंज्यूमर स्टेपल्स जिनको कहते हैं,
ये वाले जो फंड्स होते हैं उनमें अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका रिस्क कम रहता है। ये मार्केट उतार चढ़ाव के साथ ज़्यादा नहीं बदलते, ये वाले स्टॉक्स तकरीबन बराबर रहते हैं। पर आपको 65% रखना जरूरी है अगर आप वो 3 साल में टैक्स ब्रेक चाहते हैं, नहीं तो आपको लंबे अरसे तक इन्वेस्ट करके ही टैक्स ब्रेक मिल सकता है। जैसे एफडीज में होता है उसमें 5 इयर्स का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, वो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अगर आप 65% इक्विटीज नहीं रखेंगे तो। चलिए, ये बात तो हो गई बैलेंस फंड्स की, लेकिन यशीश, हम जैसे कि कहते हैं कि इंश्योरेंस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। कई दर्शकों के मेल्स हमें आते हैं, वो कहते हैं कि हमने यूलिप खरीद लिया है, यूलिप में पैसा लगा दिया है, अब हम क्या करें, उनके फंड शायद परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, इस तरह की वजह से वो बहुत परेशान रहते हैं इन कारणों की वजह से। तो ये समझाइए कि स्लो डाउन के माहौल में किसी ने अगर यूलिप ले ली है तो अब किस तरह की रणनीति उन्हें अपनानी चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए, जिन्होंने इन्वेस्ट अभी तक नहीं किया है उन्हें ये चीज़ समझ लेनी चाहिए कि कई बार जब आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेते हैं, कुछ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में बहुत हाई चार्जेस होते हैं। 4-5 तरह के चार्जेस होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, प्रीमियम एलोकेशन चार्ज होता है, फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, ये हर तरह के चार्जेस होते हैं। तो आपको चार्जेस समझने बहुत ज़रूरी हैं। ये चार्जेस एक म्यूचुअल फंड में भी होते हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तकरीबन 60% किसी भी प्रोडक्ट का जो चार्ज होता है, सबसे बड़ा चार्ज फंड मैनेजमेंट चार्ज होता है, जो कि तकरीबन 0.8% से लेके 1.3% रहता है, लेकिन ये पूरे फंड पे अप्लाई होता है, तो वो सबसे बड़ा चार्ज है। अब ये चार्जेस को अगर आप हटा देंगे तो आपको लॉन्ग टर्म, आप एक जब यूलिप लेते हैं या कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेते हैं, आप 5 साल के जरिए से नहीं ले सकते उसे, आपको कम से कम भी 10 साल का जरिया रखना ज़रूरी है, 10 साल का नज़रिया रखना ज़रूरी है। जब आप 10 साल का नज़रिया रखेंगे तो आपका स्टॉक मार्केट रिटर्न्स काफ़ी अच्छी रहती हैं, आज तक रही हैं पिछले 30 ईयर्स में। तो जैसे मैंने भैया बताया कि आज भी जहां स्टॉक है वो पिछले 10 साल पहले जहां था उससे 6-7 गुना ज़्यादा है। तो अगर 10 साल पहले आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए होते स्टॉक मार्केट में, तो आज भी वो 6-7 लाख रुपए होते, जिसको कि किसी भी हालत में एक बुरा रिटर्न नहीं कहा जाएगा। पर हाँ, अगर आपने 2008 के बाद इन्वेस्टमेंट किया है तो उतार चढ़ाव हुए हैं। तो जहाँ तक मैं इंश्योरेंस की बात करूँगा, इंश्योरेंस एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरह से और एक लॉन्ग टर्म रिस्क प्रोटेक्शन की तरह से उसे देखा जाना चाहिए, और उसे किसी भी शॉर्ट टर्म रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। आप कभी भी इंश्योरेंस को 2-3 साल के नज़रिए से मत देखिए प्लीज़, क्योंकि उसमें आपको रिटर्न मिलना में रिस्क बहुत है, और इंश्योरेंस का मेन पर्पज़ ही रिस्क को कम करना है, रिस्क को बढ़ाना नहीं है। तो जहाँ तक ये सवाल है कि 2-3 साल में कुछ फंड ने परफॉर्म नहीं किया है, तो वो रेलेवेंट नहीं रहता अगर इंश्योरेंस ठीक तरीके से लिया गया है। अगर ठीक तरीके से नहीं लिया गया, अगर ये सोच के लिया गया कि 3 साल में रिटर्न मिल जाएगा, तो वो गलत है। चार्जेस पहली बात फ्रंट लोडेड होते हैं, मतलब पहले 2-3 साल में चार्जेस ज़्यादा होते हैं, और दूसरी बात आपकी ये है कि आपको जो मार्केट की अप डाउन होती हैं वो 2-3 साल में तो आराम से अप डाउन हो सकती है, 10 साल में ज़्यादातर नहीं होती है। चलिए, इसी के साथ योर मनी में अभी लेंगे एक ब्रेक, लेकिन लौट कर बताएंगे कि रिलायंस लाइफ ने मिस सेलिंग रोकने के लिए क्या पहल की है। आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है। रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस अपने फर्जी एजेंटों पर लगाम लगाने जा रही है। कंपनी ने देश भर में ऐसे फर्जी एजेंटों के खिलाफ 190 पुलिस शिकायतें दर्ज की हैं। ये एजेंट्स रिलायंस लाइफ के एजेंट होने का दावा करते थे और लोगों को झूठे वादे करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट की मिस सेलिंग करते थे। रिलायंस लाइफ ने इसके अलावा अपने कस्टमर्स के लिए कॉल बैक सिस्टम भी शुरू किया है, जिसके तहत कस्टमर्स को फोन कर पॉलिसी के बारे में पूरी जानकारी देने और उनकी सहमति मिलने के बाद ही उन्हें पॉलिसी बेची जाएगी। अब हमारे साथ जुड़ रही हैं पहरेदार की एंकर और सीएनबीसी आवाज की कंज्यूमर अफेयर्स एडिटर प्रियंका संभव। प्रियंका, ये बताइए, पहरेदार में आपके पास जिस तरह की शिकायतें आती हैं इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स की मिस सेलिंग को लेकर, उसके मद्देनजर रिलायंस लाइफ का ये कदम किस हद तक प्रो कंज्यूमर साबित हो सकता है? जी हाँ, पहरेदार के पास ऐसी शिकायतों का तांता लगा हुआ जिनसे पता चल रहा है कि इंश्योरेंस सेक्टर में किस कदर
मिस सेलिंग हावी है। हमें पिछले कुछ महीनों में ही हमारे मेल डेटाबेस में इतनी सारी शिकायतें मिली हैं, शिकायत एक ही है, फोन कॉल किया जाता है और एजेंट उन्हें गलत तरीके से पॉलिसी बेच रहा है। और गलत तरीके से मेरा मतलब है ऐसे वादे किए जा रहे हैं जो शायद कभी भी पूरे नहीं होंगे। इंटरेस्ट फ्री लोन की बात कही जा रही है, साथ में कहा जा रहा है कि आपको भारी भरकम बोनस मिलेगा। और जब कंज्यूमर अपने एंड पर इसे पॉलिसी मिलने के बाद चेक करता है तो उसे पता चलता है ऐसा कुछ भी नहीं उसके हाथ आने वाला है, बस उसे झूठ बोल करके उसके मत्थे एक पॉलिसी मर दी जाती है। इन सभी कॉल के पीछे कई बार ये भी सामने आता है कि इंश्योरेंस कंपनी के ही पुराने एम्प्लॉय जो कि कंपनी छोड़ चुके हैं, कंज्यूमर का डेटाबेस लेके वो बाहर निकल जाते हैं, इंडिपेंडेंट एजेंट बन जाते हैं और फिर लोगों को फोन करना शुरू कर देते हैं। पहलदार को जब भी ऐसी शिकायतें मिली हैं, हमने हमेशा कंपनी के सामने उनके प्रोडक्ट से जुड़ी फर्जी एजेंट की बात रखी है। पहलदार की पहल पर कई कंपनियों ने मामले को भी सुलझाया है, लेकिन अब तक हमें ये नहीं नजर आया कि कोई कंपनी इससे निपटने के लिए एक मैकेनिज्म लेकर आ रही हो। और यही नजर आ रहा है अब रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के इस कदम से। इन फ्रॉड इंश्योरेंस एजेंट के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया है। कस्टमरों को मिस सेलिंग से बचाने के लिए रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कॉल बैक सिस्टम लेकर आई है। कैसे यह मदद करेगा कंज्यूमर की, बताने के लिए हमारे साथ है रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ अनूप राव। मिस्टर राव, स्वागत है आपका। ये कॉल बैक सिस्टम कैसे काम करने वाला है कंज्यूमर्स के लिए? जब कस्टमर्स पॉलिसीज लॉग इन करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर्स लॉग इन करते हैं पॉलिसीज ब्रांच पे, सो वी कॉल बैक द कस्टमर ऑन द नंबर गिवन एंड जो की पॉलिसी फीचर्स जो हैं उनको एक्सप्लेन करते हैं ताकि वो क्लियर हो कि कि जो पॉलिसी जो खरीदी है इट मैचेस द रिक्वायरमेंट और व्हाट दे हैव बीन टोल्ड. So it's basically a tool to find out that the customer knows what he's bought and he's bought the right product. And in case customer, if there's some disconnect between what the customer says he thinks he's purchased and what the policy features are, we give the customer a refund. यानी कि साफ है, जो बोला गया है वही बेचा गया है। ये इंश्योरेंस कंपनी अब इंश्योर करने वाली है। 1-800-300-8181 इनका टोल फ्री नंबर है। अनूप जी, ये कदम उठाने के पीछे क्या मकसद रहा? आप लोगों को क्यों जरूरत इसकी महसूस हुई? Of late काफी ऐसे मिससेलिंग कंप्लेंट्स आ रहे हैं, people are calling up saying that कि आपको फ्री गिफ्ट मिलेगा, आपको ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोनसेस मिलेंगे, ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है, आपको इसके अगेंस्ट इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा। सो देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों में द नंबर ऑफ दीज कंप्लेंट्स हैव गॉन अप एंड टू टैकल देम हमने ये कॉल बैक फैसिलिटी इंट्रोड्यूस किया। शुक्रिया अनूप राव, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के सीईओ, में बताते हुए कि अब रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस मिस सेलिंग पर रोक लगाने के लिए कंज्यूमर के लिए एक ऐसी सुविधा लेकर आई है कि कॉल बैक करके वो चेक कर पाएंगे कि उन्हें जो सही बेची गई है पॉलिसी वो सही है या नहीं है, जो वादे किए गए हैं वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और बैक टू स्टूडियो। और मिस सेलिंग पर आधारित पहरेदार का ये खास एपिसोड आप देख सकते हैं शनिवार शाम 3:30 और रात 8 बजे, रविवार को भी दोपहर 1:30 और शाम 7:30 बजे ये एपिसोड टेलीकास्ट होगा। और अभी लेंगे एक ब्रेक और लौट कर देखेंगे इंश्योरेंस से जुड़े सवालों के जवाब। योर मनी में आपका फिर से स्वागत है और अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले के साथ और सवालों के जवाब देंगे पॉलिसी बाजार के यशीश थैया। तो लेते हैं पहले दर्शक का सवाल। स्वप्निल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार स्वप्निल, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैडम। हाँ जी जी मैडम, मेरे पिताजी के लिए लाइफ इंश्योरेंस कवर लेना चाहता हूँ मैडम। उनकी उम्र 62 ईयर्स है मैडम जी। हम सालाना एक 15,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो मैडम कोई ऐसी पॉलिसी सजेस्ट कीजिए कि मैडम अच्छे खासे रिटर्न भी मिले और थोड़ा सा लाइफ इंश्योरेंस भी बढ़ जाए। कोई हेल्थ रिस्ट्रिक्शंस हैं आपके पिताजी को? नहीं मैडम, कोई हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं है। नहीं, हेल्थ रिस्ट्रिक्शन मतलब किसी तरह की कोई तकलीफ, कोई बीपी की तकलीफ या किसी भी तरह की तकलीफ इस उम्र में जिस तरह की होती है? जी ब्लड प्रेशर की बीमारी है मैडम उनको जी। ठीक है, चलिए यहाँ पर यशीश 62 इयर्स की एज है इनके पिताजी की, क्या रेकमेंड करेंगे आप? जी मेरे ख्याल से इनके पिताजी को लाइफ इंश्योरेंस की इस समय ज़रूरत नहीं है। इन्हें इस समय हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। अगर इनके पास हेल्थ कवर एडिक्वेट नहीं है तो हेल्थ इंश्योरेंस प्लीज़ लीजिए।
उसे इन्वेस्टमेंट के साथ कंबाइन मत कीजिए। हेल्थ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज का हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए कोई, या फिर वो लाइफ इंश्योरेंस का हेल्थ इंश्योरेंस जिसमें इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट नहीं है। अपना जो आपका पैसा है, अपने अगर इन्वेस्ट करना है, आपके पिताजी ने इन्वेस्ट करना है, तो वो फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं इस उम्र में। वो मेरे ख्याल से उनके लिए काफ़ी सही रहेगा, दोनों लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। अगर उन्हें बहुत लंबा अरसा लेना चाहिए, लेना नहीं चाहिए उन्हें। अगर बहुत लंबा अरसा लेना हो तब इक्विटीज़ में जाएं, अगर 10 साल से लंबा इन्वेस्टमेंट का होराइजन हो। पर मेरे हिसाब से एफडीज़ में इन्वेस्ट करें, ये उनकी उम्र नहीं है लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करने की, प्लीज़। चलिए, तो यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है आपके लिए लाइफ कवर से ज़्यादा। उम्मीद करते हैं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं गोप कुमार का सवाल। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए मिस्टर गोप कुमार। नमस्कार। हाँ जी, सवाल पूछिए अपना। हाँ जी। जी। I just want to know only one thing, because whether NRIs can able to take this term insurance plan. टर्म इंश्योरेंस प्लान एनआरआईज ले सकते हैं या नहीं? यशीश, क्या कहना है आपका? देखिए, ऑफलाइन टर्म इंश्योरेंस प्लान्स काफ़ी सारे हैं। हर कंपनी का ऑपरेशन नहीं है बाहर के देशों में, लेकिन LIC, ICICI प्रूडेंशियल, मैक्स बूपा, कोटक लाइफ इंश्योरेंस का आप ऑफलाइन प्लान्स ले सकते हैं। जो ऑनलाइन प्लान्स हैं, जो कि लो कॉस्ट प्लान्स हैं, जिनमें मार्जिन्स कम हैं, जिनके एक्चुअरियल पीसेस काफ़ी सॉर्टेड हैं, काफ़ी लो कॉस्ट पे हैं पिछले 2-3 साल से, उनमें से सिर्फ एक कंपनी है जो कि NRIs को केटर कर रही है, वो फ्यूचर जनरली का प्लान है। बाकी प्लान्स में ऑनलाइन मैकेनिज्म नहीं है। देखिए, ऑनलाइन में मेन प्रॉब्लम आएगी, आपको मेडिकल्स कराने पड़ते हैं, वो डिस्टेंस मेडिकल्स ले सकते हैं कभी कभी। दूसरी परेशानी रेमिटेंस की आती है, लेकिन आप रेमिटेंस आराम से कर सकते हैं इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, या कोई भी आपके पास NRE या NRO अकाउंट हो, उसमें से पेमेंट कर सकते हैं लोकली। दोनों NRIs और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन टर्म प्लान्स ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ज़्यादा सुविधा है इस समय। ऑनलाइन में ये सुविधा इस समय बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। जैसे मैंने कहा, सिर्फ फ्यूचर जनरली इस समय ऑनलाइन NRI या PIO को टर्म इंश्योरेंस प्लान दे पा रहा है। तो ये एक समस्या है इस समय, जिसकी वजह से NRIs ज़्यादा टर्म इंश्योरेंस नहीं ले पा रहे हैं। NRIs के लिए जब टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या प्रीमियम में भी कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं जी, प्रीमियम में ज़्यादातर फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उनकी स्पेशल कंडीशन हो, जैसे कुछ कंट्रीज़ होंगे जहाँ पे कि पॉसिबल नहीं होगा, अगर आप अफ़गानिस्तान में हैं या इराक में हैं तो वहाँ पर शायद पॉसिबल नहीं होगा। कुछ कंट्रीज़ जो कि हाई रिस्क कभी से कभी डिक्लेयर होती रहती हैं, वहाँ पर या तो प्रीमियम हाई हो जाता है या फिर मिलता नहीं है प्लान। बट अदरवाइज़ अगर एक ही इंसान एक ही प्रोफाइल से 2 देशों में लेने की कोशिश कर रहा है तो सेम प्रीमियम मिलेगा सेम प्लान के लिए। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, इसमें अहम है कि ज़्यादातर सिर्फ ऑफलाइन प्लान्स पे ही इस समय, जैसे मैंने 4-5 प्लान बताए, सबके सब ऑफलाइन प्लान्स में ही आपको एज एन NRI आप ले सकते हैं वो प्लान। इसका मतलब ये है कि वो प्लान वैसे ही तकरीबन दुगने तिगुने कीमत पे हैं कंपेयर्ड टू जो ऑनलाइन प्लान्स हैं। तकरीबन डबल कीमत इस समय है। तो आपको हाँ, इस एक तरह से देखेंगे तो NRI को थोड़ा सा फालतू खर्चा लेना पड़ेगा। अगर आप ICICI का ही प्लान ले रहे हैं तो NRI को सिर्फ ऑफलाइन वाला है, जबकि इंडियन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं, तो उसको ICICI प्रूडेंशियल से ही शायद आधे खर्चे पे प्लान मिल जाए। तो वो एक चैनल का है, लेकिन अदरवाइज सेम ऑफलाइन प्लान उन्हें सेम ही कॉस्ट पे मिलेगा। चलिए, तो यानी आपको ऑफलाइन प्लान मिल सकता है अपने लिए मिस्टर गोप कुमार। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं SV भाटिया का सवाल। द्वारका गुजरात से ही हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार भाटिया जी, सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ जी। हाँ, मेरी उम्र 39 साल है और मैं 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना चाहता हूँ। अभी मैंने LIC से कोटेशन निकलवाई है। वो कोटेशन आ रही है 67,700 रुपीज पर एनम प्रीमियम। ये प्लान की अवधि रहेगी 30 साल। सेम पैरामीटर कोई प्राइवेट कंपनी से लेता हूँ जी, तो उसमें आ रहा है 13,000 से 14,000 के बीच में जी। तो क्या ऐसे क्या खास बात है LIC में जो इतना प्रीमियम चार्ज कर रही है, इतना एक्सोर्बिटेंट प्रीमियम चार्ज कर रही है, और इज देयर एनी डेंजर इन गोइंग विद द प्राइवेट कंपनीज? बिल्कुल, यहाँ पे आपके तमाम सवालों का जवाब हम देते हैं। यशीश, क्या लगता है आपको, क्या एजेंट के कमीशन की वजह से यहाँ LIC का प्लान महंगा पड़ रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें, 2-3 मुद्दे हैं। एक, सारी ऑफलाइन प्लान्स में एजेंट कमीशन काफ़ी थोड़ा बहुत रहता है, जबकि ऑनलाइन प्लान्स में एजेंट कमीशन नहीं होता है। दूसरी बात,
जो ऑनलाइन कमीशंस, जो ये एक्चुअरियल टेबल्स बने थे, ये आज से 50-60 साल पहले बने थे, जबकि आम इंसान की उम्र 47 साल 50 साल 60 साल रहा करती थी। तो उस समय इंसान के मरने की चांस बहुत ज़्यादा होते थे, तो इसलिए कवर्स ज़्यादा थे। ये ज़्यादातर बदले नहीं हैं पिछले 40-50 साल में, यह तो बहुत कम बदलाव हुआ है। पिछले 3 साल में जो ऑनलाइन प्लान्स आए हैं, उनमें जो नए मॉर्टेलिटी टेबल्स हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं, जिसमें आम इंसान की उम्र 60 साल 70 साल आ रही है, लेडीज़ की उम्र ज़्यादा आ रही है। तो जो नए मॉर्टेलिटी टेबल्स हैं उसके बेसिस पे आपका कॉस्ट कम है। तो 2 फैक्टर्स हैं, एक इसमें कॉस्ट नहीं है, जो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है वो कम होता है, और दूसरी बात आपके जो नए मॉर्टेलिटी टेबल्स हैं वो ऑफलाइन प्लान्स पे अभी तक अप्लाई नहीं हुए हैं। LIC ने खुद, खबर थी मार्केट में, आज से 6 महीने पहले एक ऑनलाइन प्लान लॉन्च करने वाले थे। अगर वो ऑनलाइन प्लान लॉन्च करते वो उनकी अपनी ऑफलाइन प्लान से काफ़ी सस्ता रहता। या अगर आप ICICI प्रूडेंशियल या HDFC जैसी कंपनी देखेंगे तो उनके ऑनलाइन प्लान्स उनके ऑफलाइन प्लान से काफ़ी सस्ते होते हैं। और तकरीबन हर एक कंपनी के पास ऑनलाइन प्लान भी है, ऑफलाइन प्लान भी है। सेम कंपनी है, सेम प्लान है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। एक का खर्चा कम है, एक का तकरीबन आधा है, एक का तकरीबन दुगना है। वो सिर्फ इसलिए है कि एक पुराने टेबल पे बना हुआ है, एक नए टेबल पे बना है। नया टेबल कहता है कि आम इंसान की उम्र 65 साल है, पुराना टेबल कहता है आम इंसान की उम्र 50 साल है। जी, यानी यहाँ पे ऑनलाइन टर्म प्लान लेने में ही समझदारी है। बहुत बहुत शुक्रिया यशीष तमाम सवालों का जवाब आज देने के लिए। और योर मनी में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।